जनवरी 2022 नासिक के देवलाली कैंप के लवित मार्केट में 23 साल की एक लड़की की मुलाकात दानिश शेख से होती है और कैजुअली शुरू हुई बातों में यह पता चलता है कि दोनों ने सेम कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। अब एक कॉमन कनेक्शन मिलने से उस लड़की को एक कंफर्ट सा महसूस होता है। दानिश उसे बताता है कि वो टीसीएस में काम करता है और अगर वो चाहे तो उसकी जॉब लगवाने में हेल्प कर सकता है। लड़की के लिए यह एक मौका था और यहीं से उनकी बात आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद वो अपनी बीसीए कंप्लीट करती है और दानिश के कहने पर टीसीएस में अप्लाई करती है, जहां वो एसोसिएट की पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाती है। अब दोनों एक ही कंपनी में होते हैं, मिलना और भी आसान हो जाता है। धीरे धीरे कॉल्स, मैसेजेस, साथ में कैंटीन जाना और मिलना जुलना बढ़ने लगता है। सब कुछ ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जुलाई 2022 में पहली बार चीजें बदलती हैं। दानिश उसे देवलाली कैंप की खांडोबा टेकड़ी पर बुलाता है, एक ऐसी जगह जो थोड़ी सुनसान रहती है। वहां पहुंचते ही वो मौका पाकर अचानक से उस लड़की के पास आता है और उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। लड़की तुरंत मना करती है, रेजिस्ट करती है, तो दानिश तुरंत यू टर्न लेते हुए उसे शांत करने के लिए कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उससे शादी करेगा। अब यह एक क्लासिक इमोशनल मैनिपुलेशन का पैटर्न था, जहां पहले बाउंड्री तोड़ने की कोशिश की जाती है और जब सामने वाला रोकता है तो प्यार और कमिटमेंट का झूठा प्रॉमिस देकर उसे कंफ्यूज और इमोशनली वर्नेबल बनाया जाता है। इस दौरान दानिश उसे अपने दोस्त तौसीफ अख्तर और निदा खान से मिलवाता है और धीरे धीरे उनका एक ग्रुप बन जाता है। सभी साथ में काफी वक्त बिताने लगे, लेकिन असल में दानिश और उसके दोस्तों के इरादे कुछ और ही थे। दानिश और तौसीफ अक्सर हिंदू धर्म और इस्लाम के बारे में बात करते, कंपेयर करते और हर बार ये समझाने की कोशिश करते कि इस्लाम ज्यादा बेहतर है। शुरुआत में यह सिर्फ बातें लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बातें उस लड़की के सीधा दिल पर असर करने लगती हैं। लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि जुलाई 2022 से लेकर फरवरी 2026 तक लगभग 3.5 साल के दरमियान जो उसके साथ हुआ वो बेहद शर्मनाक था। और जब बर्दाश्त की सीमा हद से पार हो गई तो उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई और इसी एफआईआर में मेंशन डिटेल्स बेहद सेंसिटिव और एक ऑर्गेनाइज कैलकुलेटेड क्राइम का खुलासा करती हैं, जिसे एक शातिर प्लानिंग के तहत अंजाम दिया जा रहा था। हम इस केस से जुड़े हर वेरीफाइड फैक्ट और एफआईआर में दर्ज हर डिटेल को बहुत ही सिंपल वे में आपके सामने रखेंगे, बिना कुछ जोड़े, बिना कुछ छुपाए, ताकि आप तक सिर्फ सच पहुंच सके। यह कहानी लेयर्स में खुलती है, इसलिए इसे पूरा समझने के लिए जरूरी है कि आप आखिर तक पेशेंस के साथ इसे देखें, क्योंकि हर अगला हिस्सा पिछले हिस्से से जुड़ा है और तभी पूरी तस्वीर सामने आएगी। एफआईआर के मुताबिक बातों बातों में दानिश, तौसीफ और निदा ने इसी दौरान हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसे शब्द यूज किए जो बहुत ही आपत्तिजनक थे। शिवलिंग को मेल जेनिटल कहकर उसकी पूजा को गलत और अश्लील बताया गया। द्रौपदी को चरित्रहीन कहा गया क्योंकि उनके 5 पति थे, और भगवान कृष्ण को वुमेनाइजर। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उस लड़की के धर्म और उसकी आस्था पर सीधा हमला था, जिससे वो अंदर से टूटने लगी। और इसी टूट चुकी मेंटल स्टेट का फायदा उठाकर शादी के झूठे वादे और इमोशनल प्रेशर के जरिए दानिश उसे त्रिंबक रोड के होटल आनंद ले जाकर फिजिकल रिलेशन बनाता। लेकिन अभी तो ये एक शुरुआत थी, और प्लान के मुताबिक दानिश के बाद अब उसका दोस्त तौसिफ एक भूखे भेड़िए की तरह उस लड़की के पीछे पड़ गया। वो उसे दानिश के साथ बने फिजिकल रिलेशन की बात उसके घर वालों को बताने की धमकी देता, और इसी ब्लैकमेलिंग की आड़ में तौसीफ बार बार ऑफिस लॉबी और पेंट्री में उसे पकड़ता, उसके साथ जबरदस्ती करता और गलत तरह से पास आने की कोशिश करता, जिससे वो लड़की शर्मिंदगी और डर के साए में जीने लगी। अब यहीं से निदा खान का रोल शुरू होता है, और वो हिंदू धर्म को नीचा दिखाकर बार बार इस्लाम को बेहतर बता उससे कन्वर्ट होने के लिए प्रेशर डालने लगी। वो कहती कि अगर उसने इस्लाम अपना लिया तो उसे इस तरह से कोई बुरी नजर से नहीं देख पाएगा। वो इस्लाम ही है जो उसे सुरक्षित रख सकता है। एक तरफ ये बातें, दूसरी तरफ इमोशनल प्रेशर और तीसरी तरफ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, सब कुछ एक साथ चल रहा था। इस ब्रेन वॉशिंग का असर उस पर इस कदर हुआ कि हिंदू धर्म से उसकी आस्था मिटने लगी और वो इस्लाम धर्म के तौर तरीकों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढालने लगी। यहां तक रमजान में वो रोजा तक रखने लगी। फिर फरवरी 2026 में एक ऐसा सच सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। माहिरीन नाम की एक औरत उस लड़की से कांटेक्ट करती है और बताती है कि वो दानिश की वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं। ये सुनते ही उस लड़की के होश उड़ जाते हैं, और जब वो दानिश का सामना करती है तो वो मान लेता है कि उसका उससे शादी करने का कोई इरादा था ही नहीं। यहां एक क्लियर पैटर्न दिखता है। पहले दोस्ती कर भरोसा जीता गया,
फिर शादी और कमिटमेंट के वादे कर इमोशनल अटैचमेंट बनाई गई। साथ ही उसके धर्म और सोच को टारगेट करके न सिर्फ उसे मेंटली बल्कि उसकी आइडेंटिटी को भी वीक किया गया और इसी कमजोरी का इस्तेमाल करके उसका फायदा उठाया गया। फरवरी 2026, लोकल पॉलिटिकल पार्टी का एक वर्कर सीधा नासिक सिटी पुलिस के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि टीसीएस नासिक के बीपीओ यूनिट में काम करने वाली एक 20 साल की हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश कर उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और अब वो इस्लाम धर्म को मानते हुए रमजान के रोजे भी रख रही है। मामला सेंसिटिव था, इसलिए पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और सबसे पहले उस लड़की की फैमिली से कांटेक्ट किया। उसके पेरेंट्स बताते हैं कि उनकी बेटी का बिहेवियर पिछले कुछ समय से बदल गया है। वो इस्लाम फॉलो कर रही है, रोजा रख रही है और अपनी लाइफस्टाइल भी उसी हिसाब से चेंज कर चुकी है। सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी थी कि आखिरकार उन्होंने उसे ऑफिस जाने से भी रोक दिया था और इसी के कुछ दिन बाद ही उस लड़की को दानिश के शादीशुदा होने का सच पता चल गया था। अब यह सिर्फ एक पर्सनल मैटर नहीं था, पुलिस को यह समझना था कि आखिर टीसीएस के अंदर क्या हो रहा है। इसी के बाद एक कोवर्ट ऑपरेशन प्लान किया जाता है। पुलिस ने कुछ सिलेक्टेड कांस्टेबल्स को स्पेशली ब्रीफ किया, उन्हें पूरी सिचुएशन समझाई गई, उनके रोल्स क्लियर किए गए और उन्हें ट्रेन किया गया कि कैसे बिना शक पैदा हुए ग्राउंड रियलिटी ऑब्जर्व करनी है। फिर शुरू हुआ इन्फिल्ट्रेशन। कांस्टेबल्स को हाउसकीपिंग स्टाफ और लो लेवल एम्प्लॉयज का भेज देकर टीसीएस के बीपीओ यूनिट में एंट्री दिलाई जाती है, जिनका काम था कंपनी के अंदर हो रही हर एक्टिविटी पर बिना शक पैदा किए नजर रखना। इस ऑपरेशन के लिए 7 महिला पुलिसकर्मियों को अंडरकवर डिप्लॉय किया गया। अब टीसीएस के अंदर सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं थे बल्कि पुलिस भी थी, जो चुपचाप देख रही थी, समझ रही थी और इंतजार कर रही थी कि सच कब और कैसे सामने आता है। पुलिस हर छोटी बड़ी एक्टिविटी नोट करती है और धीरे धीरे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है। इसी ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्हें पोटेंशियल विक्टिम्स का पता चलता है। फिर एक एक करके पुलिस उन लड़कियों तक पहुंचती है, लेकिन सीधा ऑफिस के अंदर नहीं बल्कि बाहर सेफ जगहों पर उनसे मिलती है। वहां एक महिला डीसीपी और कुछ फीमेल पुलिस पर्सनल उनकी प्रॉपर काउंसलिंग कर उनका ट्रस्ट जीतती हैं, जिसके बाद वो विक्टिम्स अपनी आप बीती बताना शुरू करती हैं और यहीं से धीरे धीरे एक नहीं बल्कि कई अलग अलग साजिशें सामने आनी शुरू होती हैं। नासिक में 9 एफआईआर्स रजिस्टर की गई, जिनमें अटेम्प्टेड रिलीजियस कन्वर्जन्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट और वर्क प्लेस पर रिलीजियस हैरेसमेंट के एलिगेशन शामिल हैं। इसमें टोटल 9 एक्यूज्ड हैं, जिनमें 7 मर्द और 2 महिलाएं हैं और इनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सभी एफआईआर कॉपीज हमारे पास हैं और मैं जो भी केस डिटेल्स आपसे शेयर कर रहा हूं वो इन्हीं विक्टिम्स की दर्ज की गई टेस्टिमनी है। 2 अप्रैल 2026 को एक 36 साल की हिंदू महिला जो टीसीएस में पिछले 11 साल से टीम लीडर थी, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि साल 2022 से उन्हें सफी शेख नाम के सीनियर एम्प्लॉय के इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर का सामना करना पड़ रहा था। मीटिंग्स के दौरान उन पर घूरना, उनके चेस्ट की तरफ देखना और सजेस्टिव एक्सप्रेशन देना, यह सब बार बार होता था। उन्होंने जब इसकी शिकायत सीनियर मैनेजमेंट से की, जिसमें सीनियर मैनेजर नितिन कपूर और टीम लीडर दीपक सिंह शामिल थे, तो एक्शन के नाम पर सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट स्टेप नहीं लिया गया। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं हुई। ट्रांसफर के बाद भी सफी शेख उन्हें अप्रोच करता रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, कई फीमेल एम्प्लॉयज ने भी उसके खिलाफ कंप्लेन रेज की, लेकिन उन सभी को इग्नोर कर दिया गया। फिर 2026 की शुरुआत में जब कंप्लेनेंट ने मिसकैरेज जैसा पर्सनल ट्रॉमा फेस किया, तब सिचुएशन और भी डिस्टर्बिंग हो गई। तौसीफ अख्तर ने इस वल्नरेबल फेस में उनके साथ अजीब और इंट्रूसिव बिहेवियर दिखाना शुरू किया। वो उन्हें घूरता रहता और बार बार ये सजेस्ट करता कि वो अजमेर जाकर एक मौलवी से मिले। उसका कहना था कि वहां जाने से उन्हें गारंटीड चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। यह सिर्फ एक सजेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसी पर्सनल और सेंसिटिव सिचुएशन में जबरदस्ती घुसने की कोशिश थी। अगली एफआईआर 23 साल की हिंदू एसोसिएट की थी, जिसमें रजा मेनन और शाहरुख कुरैशी के खिलाफ आरोप लगाए गए। विक्टिम बताती है कि दोनों अक्सर उसे काम के बहाने अपनी डेस्क पर बुलाते थे, लेकिन बात धीरे धीरे उसकी पर्सनल लाइफ पर ले जाते थे। उससे पूछा जाता था कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है या ऑफिस में वो किसी के साथ क्या रिलेशनशिप में है। यह सिर्फ कैजुअल बातें नहीं थी, बल्कि एक तरह का प्रेशर क्रिएट करने का तरीका था। इसके साथ ही उस पर बॉडी शेमिंग कमेंट्स भी किए गए। उसे बहुत पतली कहना, जिम ज्वाइन करने की सलाह देना, यह सब बार बार रिपीट होता। लेकिन बात सिर्फ यही तक लिमिटेड नहीं थी। कंप्लेनेंट के मुताबिक यह बिहेवियर धीरे धीरे और सजेस्टिव होता गया। एक इंसिडेंट में रजा ने कुरैशी से कहा, इसको तेरे लिए रेडी करूं, जिसका मतलब था उसके लिए ग्रूम करना।
ये बात खुद में एक डिस्टर्बिंग सिग्नल थी कि कैसे उसे एक टारगेट की तरह देखा जा रहा था। 19 मार्च 2026 यानी गुड़ी पड़वा के दिन रजा ने उसे सबके सामने बुलाया। उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या वो सच में पूजा करती है या सिर्फ ये सब दिखावा है। यह सिर्फ हैरेसमेंट नहीं था, बल्कि उसकी आइडेंटिटी को पब्लिकली नीचे दिखाने की कोशिश थी। इसके अलावा कुरैशी बार बार उसे डेट पर चलने के लिए पूछता रहा, जबकि वो क्लियरली मना कर चुकी थी। यह रिपीटेड प्रेशर धीरे धीरे मेंटल स्ट्रेस में बदलने लगा। विक्टिम ने यह भी बताया कि ऑफिस के अंदर एक डर का माहौल था। उसे लगता था कि अगर वो कंप्लेन करेगी तो उल्टा उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है या उसे और ज्यादा टारगेट किया जा सकता है। इसी वजह से वो काफी वक्त तक चुप रही। तीसरी एफआईआर भी एक और 23 साल की हिंदू महिला की कंप्लेन पर दर्ज होती है, जिसमें लगभग सभी एक्यूज के नाम आते हैं और एक ऐसा पैटर्न रिवील होता है जो धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता गया। विक्टिम बताती है कि जून 2025 में उसकी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही चीजें बिगड़नी शुरू हो गई थी। शाहरुख कुरैशी और रजा मेनन उसे काम के बहाने बुलाते, लेकिन बात तुरंत उसकी पर्सनल लाइफ पर ले जाते। उसे उसके हनीमून, सेक्सुअल लाइफ और पास्ट रिलेशनशिप के बारे में अनकंफर्टेबल और इनअप्रोप्रिएट सवाल किए जाते। रजा ने उसे प्लेयर तक कहा और यह तक कह दिया कि वो उसके हस्बैंड की एब्सेंस में उसकी हेल्प कर सकता है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक क्लियर सेक्सुअल इंटेंट का सिग्नल था। इसके बाद आसिफ अंसारी का नाम सामने आता है, जो घटियापन की सीमा को लांघ गया। वो बार बार विक्टिम को गलत तरीके से छूता, उसकी थाइज, वेस्ट, शोल्डर्स और स्टमक पर हाथ लगाता, जबरदस्ती हक करने की कोशिश करता और कपड़ों और बॉडी पर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कमेंट्स पास करता। यह सब बार बार रिपीट होता रहा। साथ ही आसिफ अंसारी ने हिंदू धर्म को लेकर कई आपत्तिजनक बातें भी की। उसने कहा कि तुम्हारे धर्म में तुम लोग बुर्का नहीं पहनते, इसलिए तुम लोग का रेप होता है। तुम्हारे भगवान बिना कपड़ों के घूमते हैं, तुम्हें ऐसे भगवान पसंद कैसे आते हैं। ये बातें विक्टिम के लिए सिर्फ इंसल्टिंग नहीं, बल्कि डीपली डिस्टर्बिंग थी। तौसीफ अख्तर ट्रेनिंग के दौरान फिजिकली क्लोज आने की कोशिश करता, उनके गालों को छूने और सजेस्टिव कमेंट पास करता। वहीं शफी शेख बार बार उसके आसपास घूमता, उसे घूरता और एक इंटिमिडेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता। 19 मार्च 2026 गुड़ी पड़वा के दिन इस विक्टिम के साथ भी बदसलूकी की गई, जिसमें रजा मेमन ने उसकी साड़ी का पल्लू खींच लिया, जबकि तौसीफ और आसिफ ने उस पर ऑब्सीन रिमार्क्स किए। पब्लिक स्पेस में हुआ यह इंसिडेंट उसके लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो इतने समय तक चुप रही। नौकरी खोने का डर, रिटेलिएशन का फियर और ऑफिस के अंदर का प्रेशर, ये सब उसे बोलने से रोकता, और यही चुप्पी इन अपराधियों की हिम्मत बढ़ाती गई। इस पूरे केस की बाकी एफआईआर्स और ज्यादा डिस्टर्बिंग तस्वीर सामने लाती हैं, जो सिर्फ हैरेसमेंट नहीं, बल्कि एक ऐसे माहौल को एक्सपोज करती हैं जहां नफरत, बेइज्जती और डर को एक साथ नॉर्मल बना दिया गया था। एफआईआर के मुताबिक तौसीफ फीमेल एम्प्लॉयज को सर से पैर तक घूरता, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर नजर टिकाता और उनके बॉडी के साइज पर कमेंट्स पास करता। एक इंसिडेंट में जब एक हिंदू लड़की ऑफिस में छाछ पी रही थी, तो तौसीफ ने अपने जेनिटल्स की तरफ इशारा करते हुए वल्गर रिमार्क्स पास किए, ऐसे शब्द जो मैं खुद अपनी जुबान से नहीं बोल सकता। एफआईआर नंबर 0156 एक और डिस्टर्बिंग लेयर दिखाती है, जहां सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं, बल्कि हिंदू धर्म को सीधा टारगेट किया गया। कंप्लेनेंट के मुताबिक भगवान ब्रह्मा को अपनी ही बेटी का बलात्कारी बताया गया। भगवान कृष्ण को 16,000 औरतों से शादी करने वाला वुमेनाइजर कहा गया और भगवान राम सीता के जीवन पर भी घटिया और आपत्तिजनक कमेंट्स किए गए। यह एक दो बार की बात नहीं थी, बल्कि बार बार रिपीट होने वाला पैटर्न था, जहां भगवान शिव और गणेश तक को लेकर बेहूदी बातें कही गई। सोचिए, यह सब कुछ एक नॉर्मल ऑफिस स्पेस में हो रहा था, रोज काम के बीच, लोगों के सामने, बिना किसी डर के। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह थी कि ये इंसिडेंट्स आइसोलेटेड नहीं थे। यह एक कंटिन्यूअस पैटर्न था जहां हैरेसमेंट, वल्गैरिटी और रिलीजियस इंसल्ट एक साथ चल रहे थे। फीमेल विक्टिम्स के बाद इस केस का इकलौता मेल विक्टिम भी सामने आता है, जिसने बताया कि साल 2022 में टीसीएस ज्वाइन करने के कुछ टाइम बाद ही उसे टारगेट किया जाना शुरू हो गया था। टीम लीडर तौसीफ अख्तर और कलीग दानिश शेख ने उसे स्पेसिफिकली आइसोलेट करके प्रेशर बनाना शुरू किया। उसे एक्स्ट्रा काम दिया जाता और दूसरों का वर्कलोड भी उस पर डाला जाता, ताकि वो मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाए। अब यह हैरेसमेंट सिर्फ वर्कलोड तक सीमित नहीं था, उसे बार बार स्कल कैप पहनने, कलमा पढ़ने और नमाज अदा करने के लिए फोर्स किया गया। एक धार्मिक इंसान होने के नाते
जो रामदास स्वामी का फॉलोअर था और रुद्राक्ष माला पहनता था, उसे उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए ओपनली टारगेट किया गया। हिंदू धर्म, देवी देवताओं और महाराष्ट्र की महान हस्तियों के बारे में बेहद भद्दे शब्द कहे गए। यहां तक कि उसकी पर्सनल लाइफ भी उनके अटैक का हिस्सा बनी। शादी के सालों बाद भी बच्चा न होने पर उसका मजाक उड़ाया गया। तौसीफ ने तो हद पार करते हुए उसकी वाइफ के बारे में यह तक कह दिया कि अगर वो बच्चा चाहता है तो अपनी वाइफ को उसके पास भेज दे। जब विक्टिम ने खुलकर रेजिस्ट करना शुरू किया तो एक्यूज ने उल्टा उसके खिलाफ हेड ऑफिस में फॉल्स कंप्लेंट फाइल कर दी ताकि उसे जॉब से निकलवाया जा सके। विक्टिम के मुताबिक साल 2022 से लेकर 23 मार्च 2026 तक यह हैरेसमेंट लगातार चलता रहा। यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे एनवायरनमेंट की तस्वीर थी जहां धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर, डर और टारगेटिंग एक सिस्टम की तरह काम कर रहा था। फीमेल और मेल विक्टिम्स के सामने आने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स एक ऐसे नाम तक पहुंचते हैं जो सिस्टम के अंदर एक अहम पोजीशन पर थी, निदा खान। 30 साल की निदा खान सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट, टीसीएस नासिक बीपीओ यूनिट में प्रोसेस एसोसिएट थी और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की मेंबर भी। उसका काम था एम्प्लॉयज की सेफ्टी इंश्योर करना, कंप्लेंट सुनना और पॉश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट को लागू करना। लेकिन एसआईटी की जांच में यह सामने आया कि उल्टा निदा खान ने विक्टिम्स द्वारा भेजे गए कंप्लेंट्स को न सिर्फ इग्नोर किया, बल्कि उन्हें दबाया भी। विक्टिम्स ने बताया कि उन्होंने टोटल 78 ईमेल्स लिखे, लेकिन कोई कंक्रीट एक्शन नहीं लिया गया। इनफैक्ट जब कुछ लड़कियों ने आगे बढ़कर कंप्लेन की तो निदा खान ने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यह सब नॉर्मल होता है। और जो हायर अथॉरिटीज में शिकायत करने जा रही थी, उन्हें धमकी दी गई कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो उनकी जॉब और रेपुटेशन दोनों खतरे में आ सकती है। अब समझिएगा कि यह निदा खान उर्फ लेडी कैप्टन किस तरीके से इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करती थी। सबसे पहले आता है फिल्टर और सिलेक्शन मैकेनिज्म, जिसमें निदा खान ऑफिस में न्यूली ज्वाइन लड़कियों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करती, जहां निदा के बाकी साथी वल्गर मैसेजेस और नॉनवेज जोक शेयर करते। ये वल्गर मैसेजेस और नॉनवेज जोक्स एक टेस्ट की तरह काम करते, जिससे वो ऑब्जर्व करते कि कौन रिएक्ट करता है, कौन अनकंफर्टेबल होता है और कौन इग्नोर करता है। जो लड़कियां रिएक्ट करती उन्हें रिस्पॉन्सिव या अप्रोचेबल माना जाता, यानी वो एक इजी टारगेट होती। दूसरा स्टेप था सेग्रीगेशन, जहां ऐसी इजी टारगेट लगने वाली लड़कियों को अलग अलग ग्रुप्स में शिफ्ट किया जाता। पहले उनका ट्रस्ट जीता जाता, फिर उनसे निदा और उसके बाकी साथी दोस्ती की आड़ में करीबियां बढ़ाते। फिर धीरे धीरे हिंदू धर्म के खिलाफ बातें शुरू होती और जब लड़कियां रिएक्ट करती तो उन्हें मैनिपुलेट करके उनकी सोच बदलने की कोशिश की जाती। अब कुछ लड़कियों के साथ रिलेशनशिप के नाम पर सेक्सुअल रिलेशन बनाकर उनके फोटोज और वीडियोस ले लिए जाते, ताकि अगर कोई लड़की इस्लाम धर्म अपनाने में आनाकानी करे या फिर इन्हीं के गिरोह में शामिल दूसरे मुस्लिम लड़कों को सेक्सुअल फेवर देने से मना करे तो इन प्राइवेट वीडियोस और फोटोज से उनको ब्लैकमेल किया जा सके। जो लड़कियां वीकर इकोनॉमिक सेक्शन से होती, उन्हें प्रमोशन और अप्रेजल का लालच देकर सेक्सुअल फेवर्स लिए जाते और फिर उसी पैटर्न में ट्रैप करते हुए हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलना शुरू होता और इस्लाम को कबूल करने का प्रेशर डाला जाता। एसआईटी के मुताबिक यह सब एक कोऑर्डिनेटेड पैटर्न था। निदा खान इस पूरे नेटवर्क की एक सेंट्रल फिगर थी। वो लड़कियों से दोस्ती करती, उनका ट्रस्ट जीतती, फिर उन्हें धीरे धीरे इस्लामिक प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए गाइड करती। इन्वेस्टिगेशन में और भी कई सीरियस बातें सामने आई। मीटिंग रूम्स में खड़ी लड़कियों को गलत तरीके से टच किया जाता था। उन पर बुर्का पहनने, लिपस्टिक ना लगाने और रोजा रखने के लिए प्रेशर बनाया जाता था। नासिक के त्रिंबक रोड पर ऐसी जगहों का भी पता चला जहां लड़कियों को ले जाकर उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए जाते थे। इस केस में एक और एम्प्लॉय ने खुलासा किया कि नासिक ऑफिस आने के बाद उन्हें मेन ऑफिस से अलग एक रूफटॉप टेरेस पर अकेले काम करने के लिए मजबूर किया गया। जब भी वो बाहर जाती तो उनका फोन, बैग और पर्सनल चीजें सिक्योरिटी चेक के नाम पर ले ली जाती, ताकि उन्हें कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जा सके। यह सब सॉफ्ट टारगेट माने जाने वाली 20 से 25 साल की लड़कियों को निशाना बनाने के लिए, उन पर प्रेशर और कंट्रोल बनाने के लिए किया जाता था। एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ने पुलिस को बताया कि अक्यूज्ड कहते थे कि हिंदू लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ, शादी करो और कन्वर्ट करो। उसके मुताबिक ये सब काफी टाइम से चल रहा था और इसमें फाइनेंशियल एंगल भी हो सकता है। उसने यह तक क्लेम किया कि इन लोगों को इसके लिए पैसे मिलते थे और यह पैटर्न 2021 से एक्टिव था। यह बातें इन्वेस्टिगेशन को एक नए लेवल पर ले जाती हैं, जहां अब बात सिर्फ हैरेसमेंट की नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड और फंडेड नेटवर्क की भी हो सकती है।
इस पूरे केस का भांडा फूटते ही निदा खान अपना फोन डिस्कार्ड कर गायब हो गई। एज पर लास्ट अपडेट यानी 18 अप्रैल की दोपहर तक अभी फिलहाल निदा खान पकड़ में नहीं आई है। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक वो फिलहाल भिवांडी एरिया में छुपी हुई है। रिसर्च के दौरान हमने पाया कि दानिश ने नासिक रोड सेशंस कोर्ट में पहले ही एक बेल प्ली फाइल कर दी थी। वहीं नासिक कोर्ट ने अरेस्टेड एक और फीमेल मैनेजर को 28 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और पॉसिबल फॉरेन फंडिंग के एंगल को देखते हुए स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, एटीएस और एनआईए जैसे एजेंसीज को भी अलर्ट किया गया है। पुलिस ने यह भी कहा कि जैसे जैसे नए एविडेंस सामने आएंगे वैसे वैसे पिक्चर और क्लियर बनेगी। आखिर में सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि टीसीएस नासिक बीपीओ को ऑपरेशन शट करने पड़े और एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम पर शिफ्ट किया गया। कंपनी का ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया, लेकिन उसमें सिर्फ जेनरिक टर्म्स थे जैसे जीरो टॉलरेंस और एम्प्लॉय सेफ्टी, जबकि एलिगेशंस काफी सीरियस थे, सेक्सुअल हैरेसमेंट, कोअर्जन और रिलीजियस टारगेटिंग, लेकिन उनका कोई जिक्र तक नहीं किया गया। जबकि पहले 48 घंटों में ही 3 एफआईआर और सब में सेम लोगों के नाम। ये क्लियरली एक पैटर्न दिखाता है, ना कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स। अगर इसे आइडियोलॉजिकल एंगल से देखें तो एक साफ पैटर्न उभर कर सामने आता है। बार बार हिंदू देवी देवताओं पर टारगेटेड कमेंट्स, फिर आस्था पर सवाल, फिर मजाक और धीरे धीरे मेंटल ब्रेकडाउन। यह रैंडम नहीं लगता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप कंडीशनिंग जैसा दिखता है। साथ ही हैरेसमेंट के पैरेलल कन्वर्जन की बातें, इस्लाम बेटर है, कन्वर्ट हो जाओ, ये रिपीटिशन एक डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है। यहाँ एक इंसान नहीं बल्कि मल्टीपल लोग सेम पैटर्न को फॉलो करते थे। दानिश, तौसीफ, निदा, रजा, शाहरुख, जब अलग अलग लोग एक ही तरह का बिहेवियर दिखाते हैं तो यह कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड सोच दिखाती है। ब्लैकमेल, थ्रेट्स, जॉब का डर, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, ये सब मिलकर विक्टिम को आइसोलेट करते हैं ताकि कंट्रोल आसान हो जाए। सबसे डेंजरस बात यह है कि रिलीजन को एक्सप्लॉयटेशन के साथ मिक्स किया गया, जहां पहले बिलीफ को टारगेट किया गया, फिर इंसान को। इस पूरे केस का सबसे बड़ा मैसेज सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि यह है कि ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या समझना चाहिए। आज के टाइम में सबसे जरूरी है विजिलेंट रहना, स्पेशली जब कोई इंसान धीरे धीरे पर्सनल स्पेस, बिलीव्स और बाउंड्रीज में एंटर करने लगे। हर दोस्ती जेन्यून नहीं होती और हर हेल्प या केयर के पीछे इंटेंशन साफ हो ये जरूरी नहीं। अगर कोई बार बार आपके डिसीजंस, आपके धर्म या आपकी पर्सनल लाइफ को इन्फ्लुएंस करने लगे तो उसे लाइटली लेना डेंजरस हो सकता है। चाणक्य ने कहा है कि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छा होना गलत है, बल्कि यह है कि सिर्फ सीधा और ट्रस्ट करने वाला होना ही काफी नहीं है। समझदारी और सतर्कता उतनी ही जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का एक प्रसिद्ध श्लोक है, ना ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते, यानी इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। आज का यूथ अपने ही धर्म और आइडेंटिटी के बारे में हाफ नॉलेज और मिस इन्फॉर्मेशन के साथ ग्रो कर रहा है, और जब नॉलेज इनकम्प्लीट होती है तो उसे मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी तर्क शक्ति कमजोर होती है। इसी गैप को कई बार लोग वेपन की तरह यूज करते हैं, जहां पहले डाउट क्रिएट किया जाता है, फिर इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। इसलिए जरूरी है कि ना सिर्फ अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, बल्कि अपनी सोच, अपनी पहचान और अपने ज्ञान को भी स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हो तब आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।